Hello, my dear friends. This is Prashant Mamani and I welcome all of you in special video lecture. आज का जो टॉपिक है वो आपके जनरल स्टडीज 3 से जुड़ा हुआ टॉपिक है. आप सिलेबस खोलकर इसे चेक भी कर सकते हैं और इसका जो नाम है वो मैंने दिया है एनालिसिस ऑफ February 2017 मॉनिटरी पॉलिसी ऑफ RBI. बेसिकली आज का ये जो लेक्चर है फ्रेंड्स, उसमें हम RBI की जो मॉनिटरी पॉलिसी है उसका एनालिसिस करेंगे. दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आई हैव सम इंस्ट्रक्शंस फॉर ऑल ऑफ यू. सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो लेक्चर है फ्रेंड्स, ये लेक्चर एक लाइव लेक्चर है. लाइव लेक्चर का मतलब ये है कि ये कोई स्पेशल नोट्स मेरे पास नहीं रहती है, राइट. जितनी भी मेरी समझ है वो जैसे जैसे पॉइंट्स, ऑफ कोर्स ये जो पूरा लेक्चर है वो बनाता मैं ही हूँ. जितना उसका मटेरियल है ये सारी चीज़ें आई लुक आफ्टर इट, लेकिन इसकी कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है मेरे पास, राइट. सो इट इज़ ए लाइव लेक्चर. और जब लेक्चर लाइव होता है तो इसकी जो टाइम लिमिट है वो टाइम लिमिट मैं आपको पहले से नहीं बता सकता. आई कैन नॉट टेल यू वेदर दिस लेक्चर विल कंक्लूड इन 15 मिनट्स या 30 मिनट्स, राइट. हो सकता है शायद आज का जो लेक्चर है वो 35 to 45 मिनट्स जितना हो. दूसरी चीज ये है that this lecture will be a bilingual lecture. That means I am going to use both Hindi and English. And the reason is that, dear friends, you have to understand this thing that there are many students who prefer lectures in English and there are many students who prefer lectures in Hindi language. अब मैं एक ही लेक्चर को दो बार, एक बार इंग्लिश में और एक बार हिंदी में नहीं दे सकता डियर फ्रेंड्स, क्योंकि दूसरे भी कमिटमेंट्स होते हैं. सो आई हैव टू fulfill them as well. So it is not humanly possible for me to record one lecture in 2 different languages. Generally speaking, all the special video lectures are in English language. When I say generally speaking, I mean to say that more than 70-80% of all the special video lectures are in English language, and all the material that you find in our website is also in English language. And special care is also taken that the language of English that we use is not of a very high level. When I say high level, then it is not कि उसमें ऐसे शब्दों का हो सके उतना उपयोग मैं नहीं करता हूँ. I do not use those words which are difficult to understand. My whole approach is to make things as simple as possible. चीज़ों को जितनी आसान बनाई जा सकती है उतनी आसान बनाना ये मेरा एक पार्ट ऑफ प्रोसेस है, ये मेरा एक एवरीडे का गोल भी रहता है. दूसरी चीज़ ये है डियर फ्रेंड्स कि आज ये जो लेक्चर है वो सिर्फ मॉनिटरी पॉलिसी का लेक्चर तो ये है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ आई वुड ऑल्सो लाइक टू डेमोन्स्ट्रेट कि ये जो लेक्चर्स हैं, स्पेशल वीडियो लेक्चर जो आपको प्रोवाइड करते हैं, वो लेक्चर फ्रेंड्स कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किए जाते, राइट. इट इज़ प्योरली बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग. ऑफ कोर्स न्यूज़पेपर्स जो है वो चीज़ें हमें प्रेजेंट करते हैं. न्यूज़पेपर्स आर प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. अगर आपने स्टेटिस्टिक्स पढ़ी है और इफ़ यू हैव डन बिट ऑफ रिसर्च, राइट, इफ़ यू हैव लर्नड रिसर्च मेथड्स के ऊपर आपने अगर स्टडीज़ की है, देन यू वुड बी नोइंग कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होती है. तो न्यूज़पेपर्स आर ऑफ कोर्स प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. तो न्यूज़पेपर्स में जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, व्हेन आई से इम्पोर्टेंट, तो देखिए न्यूज़पेपर तो एक व्यक्ति जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से जुड़ा हुआ है वो भी पढ़ता है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है. लेकिन जब ये दो व्यक्ति, ये दो रेंज है जो, राइट, दिस इज ए होल रेंज, इसके बीच में हम सब आ जाते हैं. तो इस रेंज के अंदर हर व्यक्ति की अलग अलग
एक्सपेक्टेशन या अलग अलग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है न्यूज़पेपर में। तो व्हेन आई से इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स, तो मेरा मतलब इम्पोर्टेंस की डेफिनेशन मेरे लिए वही है कि जो आपकी सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन के लिए जितनी भी चीजें रेलेवेंट है वो मेरे हिसाब से they become important, right? So you have to keep this thing in mind as well. The other thing is that we break down things for you, we make it easy to understand. जितने भी स्पेशल वीडियो लेक्चर्स होते हैं, वो जितनी भी डिफिकल्ट चीजें होती है उसको ब्रेक डाउन की जाती है, उसको सिंपल एंड इजी बनाया जाता है, और उसको आपकी बेसिक स्टडीज, करंट अफेयर्स और जितनी भी अलग सोर्स से जो नॉलेज है जो इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए या उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए रिलेवेंट है उसमें ऐड की जाती है, और एक फाइन बैलेंस भी रखा जाता है कि आपके पास इतनी भी ज्यादा चीजें ना हो एक दिन में पढ़ने के लिए जो ह्यूमनली इम्पॉसिबल हो, लेकिन इतना कम भी मटेरियल ना हो आपके लिए कि आपको लगे कि यार 1 घंटे में तो सब खत्म हो गया, राइट? यू वुड बी रीजनेबली बिजी while regarding our articles and current affairs and special video lectures, right? This will keep you busy, but it won't be too much. ये आपको पूरा ड्रेन कर दे उतना मटेरियल नहीं होगा और इतना जरूरत भी नहीं होती है। आई एम श्योर आप लोगों में से कई लोगों ने जो टॉपर्स हैं उनके इंटरव्यूज देखे सुने पढ़े होंगे, राइट? आप शायद बहुत सिविल सर्वेंट्स को भी मिले होंगे जो IAS बन गए हैं, IPS IFS बन गए हैं, तो उनसे मिलने के बाद आपने जाना भी होगा कि इस तैयारी को कैसे की जाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और पिछले 4 साल से आई एम डूइंग रिसर्च ऑन दिस थिंग, राइट? छोटी से छोटी चीज को मैंने समझने की कोशिश की है, और पर्टिकुलरली स्टूडेंट के कंटेक्स्ट में कि कौन कौन सी ऐसी चीजें होती है जो हमारे स्टूडेंट्स यानी कि इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं, पर्टिकुलरली सिविल सर्विस एस्पिरेंट, तो कौन कौन से ऐसे हर्डल्स होते हैं जिससे उनकी जो तैयारी है वो थोड़ी कठिन, थोड़ी तो नहीं लेकिन बहुत ज्यादा कठिन बन जाती है, राइट? फिर एक और चीज जो मैं बताना चाहता हूं कि माय होल अप्रोच इज ऑन अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज दैट इज द डिमांड ऑफ यूपीएससी। जितनी भी चीजें हम प्रेजेंट करते हैं वो आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए, या फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग, the whole thing, all the material that is being presented to you is presented and designed in such a way that it increases your capacity, it increases your understanding on that particular topic or subject. The other thing that I can tell you about is that from one lecture of 30 to 45 minutes, right? ये जो 30 मिनट का या 1 आवर का या 1 आवर से कम का जो लेक्चर होता है, डियर फ्रेंड्स, ये पूरा लेक्चर आई कैन गारंटी कि अगर आप इससे ध्यान से सुनते हैं, इफ यू आर पेइंग अटेंशन, इफ यू आर अलर्ट एंड यू आर विथ द लेक्चर, राइट, देन आई कैन गारंटी कि आपकी 10 से 20 घंटे की पढ़ाई मैं आपको इस 30 to 45 मिनट के लेक्चर में करवा सकता हूं, एंड दिस इज पॉसिबल। ये कोई मार्केटिंग फंडा नहीं है, राइट? आई शुड मेक इट वेरी क्लियर, इट इज नॉट समथिंग टू कि आपको इम्प्रेस करने का, ये ऐसी कोई चीज नहीं। आई कैन डेमोन्स्ट्रेट इट एंड आई कैन प्रूव इट एज वेल, एंड द रिजल्ट ऑफ इट, यू आर द जज ऑफ दिस थिंग। आप ही इसके जज हैं, राइट? या फिर ये भी कह सकते हैं कि यूपीएससी की जो सिविल सर्विसेज की एग्जाम है वो तो आप साल में एक बार देंगे, लेकिन मेरी एग्जाम एवरी सिंगल डे होती है, बिकॉज आई डोंट नो हु इज लिसनिंग माई लेक्चर। आप में से बहुत स्टूडेंट्स बहुत ही ब्रिलियंट और ब्राइट होंगे जिनकी बेसिक्स पे पकड़ अच्छी है, करंट अफेयर्स में पकड़ भी अच्छी है, एंड यू वुड बी वॉचिंग दिस लेक्चर। तो मुझे आपको भी ध्यान में रखना है और मुझे उस स्टूडेंट को भी ध्यान में रखना है जो स्टूडेंट इज टेकिंग बेबी स्टेप्स, जिसने अभी अभी इसकी तैयारी शुरू की है, राइट? सो I hope you can understand it is a very challenging task for me as well. और एक चीज ये है फ्रेंड्स कि आज जो हम करने वाले हैं, राइट, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिसके मेल आते हैं, 1-2 स्टूडेंट्स एक्टिव है जो कमेंट्स भी पास करते हैं वीडियो में,
and I thank all of you, those who are writing emails and those who are writing comments on Facebook. I do understand that generally Indian students जो है वो थोड़े shy होते हैं, थोड़े शर्मिले होते हैं, तो इसके हिसाब से उनको पब्लिक प्लेटफॉर्म में कमेंट लिखना अच्छा नहीं लगता. But hey, you want to become a civil servant, then you have to get rid of that shyness. You have to become bit bold. Bold का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी लिखें, लेकिन bold का मतलब ये है कि अगर आपका मन कर रहा है कुछ लिखने का, then you should not shy away. But anyway, that's a topic of another sort of discussion. आज जो मैं confusion के बारे में बात कर रहा था, वो confusion ये है friends कि लोग पूछते हैं कि सर हिंदू के आर्टिकल्स या हिंदू के एडिटोरियल्स, पर्टिकुलरली नॉट आर्टिकल्स, क्योंकि आर्टिकल्स तो हम कवर करते ही हैं डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस में, लेकिन हिंदू के सर आर्टिकल्स एडिटोरियल्स है वो आप अपलोड कीजिए, या हिंदू के आर्टिकल्स एडिटोरियल्स को एनालिसिस कीजिए, ये कीजिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. फ्रेंड्स, सबसे पहले आप ये समझिए कि मैं ये बिल्कुल भी रूडली नहीं बता रहा हूँ, राइट, विथ ऑल पोलाइटनेस आई एम सेइंग कि क्या मुझे पता नहीं होगा फ्रेंड्स कि आपकी जरूरत क्या है. ऑफ कोर्स मुझे पता है, राइट, लेकिन आपको ये भी समझना है फ्रेंड्स के द हिंदू ही सिर्फ नहीं है, राइट. ऐसा नहीं है कि द हिंदू को रिलीजियसली पढ़ना, ये जो बहुत सारे ऐसे यूट्यूब में वीडियोस भी है कि हिंदू को रिलीजियसली पढ़ो. नाउ डिफाइन व्हाट इज रिलीजियन. रिलीजियसली पढ़ने का मतलब क्या है, राइट, इसकी कोई डेफिनेशन तो होनी चाहिए. जो भी स्टूडेंट या एस्पिरेंट पास मींस क्रैक कर लेते हैं ये एग्जाम को, वो बोलते हैं हिंदू को रिलीजियसली पढ़ो. क्या आपने कभी ये प्रश्न पूछा है कि रिलीजियसली का मतलब क्या है सर? व्हाट इज द सर और मैडम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलीजियसली? व्हेन यू से डू दिस थिंग रिलीजियसली, देन व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय दैट? रिलीजियसली का मतलब क्या ये है कि आप एक बंद कमरे में जब जैसे मेडिटेट करने बैठते हैं या ध्यान करने बैठते हैं तो उस तरह से बैठ जाए और हिंदू पेपर को पढ़े? नहीं फ्रेंड्स, ये स्टडीज है. स्टडीज में आपको एक्टिव माइंड लेके चलना होता है, राइट. यू हैव टू थिंक एंड एनालाइज. और हिंदू के अलावा मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हिंदू पेपर अच्छा नहीं है. हिंदू इज ए वेरी गुड न्यूज़पेपर, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. लेकिन सिविल सर्विसेज के सिलेबस को अगर आप देखें, GS1, GS2 और GS3, और अगर आप एक महीने का द हिंदू न्यूज़पेपर को अच्छी तरीके से एनालिसिस करें, पर्टिकुलरली एडिटोरियल्स एंड कमेंट्स के ऊपर, तो आप पाएंगे कि बहुत, और दूसरे अगर न्यूज़पेपर को इसके साथ कंपैरिजन में रखते हैं तो आप पाएंगे कि कभी टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटोरियल या उसकी जो ओपेड है वो बहुत ही अच्छी होती है उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर. कई बार बिजनेस स्टैंडर्ड में सिविल सर्वेंट्स जो रह चुके हैं या जो सिविल सर्वेंट्स है वो लिखते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड में इकोनॉमिक न्यूज़ के ऊपर, कोई फाइनेंशियल चीज़ों के ऊपर, राइट. तो हिंदू में तो वो शायद वो आर्टिकल जो आज ये 5 या 4 न्यूज़पेपर है, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड और द हिंदू की बात कर रहा हूँ, राइट. तो ये 4 न्यूज़पेपर में अगर कोई ऐसा भी आर्टिकल है जो द हिंदू में नहीं है लेकिन बाकी के 3 न्यूज़पेपर में से एक न्यूज़पेपर में मिल गया है, तो वो तो आपके हाथ से छूट जाएगा, इजंट इट? इन माय होल वर्क मेरा जो मेन अप्रोच है वो यही है कि ये जो गैप्स रह जाते हैं उस गैप्स को क्वालिटी से फिल अप करना. आई एम अगेन वेरी सॉरी डियर फ्रेंड्स, अगर आप में से किसी को ये लेक्चर थोड़ा लेंथी और बोरिंग लग रहा है, देन दिस इज द राइट टाइम फॉर यू टू स्विच इट ऑफ. क्योंकि मेरा जो आज का कनेक्शन है, मेरा ये जो डिस्कशन है, दिस डिस्कशन इज विथ ओनली दोज सिंसियर स्टूडेंट्स, राइट, हु आर आफ्टर क्वालिटी. मैं क्वालिटी के सिवा किसी भी चीज के ऊपर विश्वास नहीं करता हूं. अगर अच्छी क्वालिटी नहीं है then I would not take it at all. Anyways, तो ये जो गैप्स रह जाते हैं उस गैप्स को फिल करना या उस गैप्स को अच्छी क्वालिटी से फिल कर देना, that is my main responsibility that I do understand, right? And I do understand that
the things that I provide you will help you to understand. और ये चीज़ें ऐसी नहीं है कि फटाफट बनाकर भेज दे, दिन में 15-20 वीडियो कर दिए. ये अगर मैं करने भी लगूँ फ्रेंड्स, 5-10 और लोगों को बैठा दूं, then as well you won't be able to watch each and every video. तो भले ही मैं 2 आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करूं, लेकिन वो 2 लेक्चर में से आप बहुत सारी चीज़ों की, तो एक लेक्चर में से आप बहुत ज़्यादा घंटे, मीन्स मैंने बताया कि 30 मिनट या 45 मिनट के लेक्चर में हम वो चीज़ें डिस्कस करते हैं जो अगर आप पढ़ने बैठो तो आपको 10-20 घंटे लग जाएंगे समझने के तौर पर अगर देखें तो, राइट. वैसे तो एक दिन में पूरी बुक पढ़ सकते हो, लेकिन समझ नहीं सकते, isn't it? समझने के लिए हमें टाइम देना पड़ता है. राइट. तो बहुत हो गई उसकी बातें, और ये भी मेरा विश्वास है डियर फ्रेंड्स कि आज का लेक्चर ये जो है, जो जिन लोगों ने समझ लिया, मोस्ट ऑफ ऑल द डाउट्स दैट यू हैव विथ व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग टू यू विल बी रिजॉल्व्ड. इट विल प्रोवाइड अ क्लैरिटी, it will provide a clarity of things. आपको पता चल जाएगी कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी के बारे में भी पता चल जाएगा. एंड आई एम श्योर कि बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स है वो ये लेक्चर ख़त्म होने के बाद तुरंत ही वेबसाइट को ही हैंग कर देंगे, बिकॉज दे वुड जंप ऑन टू सब्सक्राइब. सो एनीवेज, आज के लेक्चर में आज की इंडेक्स क्या है? आज की इंडेक्स में आई एम गोइंग टू शो यू ए कंपैरिजन ऑफ द हिंदू एडिटोरियल, राइट. उसका हम एनालिसिस करेंगे और उसके बाद वी विल गो थ्रू द आर्टिकल विच इज डिजाइंड बाय अस, राइट, डिजाइंड बाय मी, मींस रिगार्डिंग दिस आरबीआई पॉलिसी. सो लेट्स मूव ऑन. देखिए, दिस इज आज की तारीख 10 फरवरी 2017 और आज के द हिंदू में ये एडिटोरियल दिया गया है. और इसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पर्टिकुलरली ये आज के ये, बिकॉज आई एम प्रेजेंटिंग यू अ पिक्चर, तो मैंने सोचा कि आई विल हाईलाइट ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग्स. आगे बढ़ने से पहले मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मेरा इरादा ये नहीं है, राइट, ये पता भी चल जाएगा आपको. इट इज़ नॉट माई इंटेंशन टू शो हिंदू इन ए बैड लाइट. द हिंदू के न्यूज़पेपर्स के एडिटोरियल बहुत ही अच्छे आते हैं, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन वो किसके लिए अच्छे हैं? अगर आपकी समझदारी अच्छी हो गई है, अगर आप अच्छी तरह से तैयारी कर रहे हो, और ऑफ कोर्स आई बिलीव कि 1-1.5 साल तो लग ही जाता है मेरे हिसाब से. शायद मैं इसमें गलत भी हो सकता हूँ. मेनी ब्राइट माइंड्स कैन डू इट इन 6 months एज वेल, डिपेंडिंग ऑन देयर एनर्जी एंड देयर रिसेप्टिव पावर. लेकिन ऑन एवरेज वी कैन से 1-1.5 साल लग जाता है व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच. आप जीरो से शुरुआत करते हैं तो 1-1.5 साल लगता है. जब आपको ऐसे एडिटोरियल्स जब आप पढ़ते हो तो इसमें से बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाती है. सो लेट्स सी. द नेम इज प्रूडेंस एमिड अनसर्टेनिटी. Now this is talking about that Reserve Bank of India has shifted its policy poise, moving to neutral from an accommodative stance. अब आप ही बताइए, क्या आपको पता है what is neutral stance and what is accommodative stance? The other thing is the Central Bank's Monetary Policy Committee. जो एस्पिरेंट्स, जो स्टूडेंट्स इस वीडियो करंट अफेयर्स एनालिसिस को थोड़े टाइम से सुन रहे हैं, 2-3 महीनों से सुन रहे हैं, तो उनको एग्जैक्टली पता होगा कि मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी है, राइट, वो क्या काम करती है, उसमें कौन कौन मेंबर्स है. आपको पिक्चर्स प्रोवाइड की गई थी. इसके जो डिसीजंस है वो कैसे लिए जाते हैं, इसके बारे में भी हमने चर्चा की थी. लेकिन यू वोंट फाइंड दैट सॉर्ट ऑफ थिंग्स ऑफ कोर्स इन editorial, because editorial expects from you that you should know about all these things, or it considers that you already know about all these things. Has opted to sit pat on rates. मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी, जिसे एमपीसी कहते हैं, एमपीसी कमिटी ने चूज किया कि वो सिट पैट ऑन रेट्स, दैट इट विल सिट पैट ऑन रेट एंड चूज टू गिव इटसेल्फ time to assess how the transitory effects of demonetization on inflation and the output gap play out. तो मॉनिटरी पॉलिसी बैठकर ऑब्जर्व कर रही है कि भाई डीमोनेटाइजेशन की जो इम्पैक्ट है वो क्या होने वाली है. सो दैट्स व्हाई इट हैज नॉट चेंज्ड एनीथिंग, राइट.
द डिसीजन केम जस्ट अ डे आफ्टर मॉनिटरी पॉलिसी का जो डिसीजन है वो एक दिन के बाद आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्सप्लेनेशन दिया पार्लियामेंट में दैट विड्रॉवल ऑफ हाई करेंसी नोट्स, जो डिमोनेटाइजेशन हुआ was done in a scenario when the economy was doing well and our decision, उन्होंने जस्टिफिकेशन दिया है कि जो हमारा डिसीजन है डिमोनेटाइजेशन ड्राइव का, that is taken in a time when the economy was in bit healthy condition. और now again आप इसको जोड़िए करंट अफेयर्स एनालिसिस के साथ. क्या मैंने ये पर्टिकुलर पॉइंट आपको नहीं बताया था? जो स्टूडेंट्स करंट अफेयर्स एनालिसिस को डेली सुनते हैं या फिर इन्वर्टेड कोमा में रिलीजियसली सुनते हैं, राइट, तो उनको ये चीज याद आ गई होगी. और आने वाले जितने भी एडिटोरियल्स होते हैं फ्रेंड्स, बहुत सारी चीजों के ऊपर जो हम करंट अफेयर्स एनालिसिस में बात करते हैं वो थोड़े दिनों के बाद आपको एडिटोरियल्स के फॉर्म में मिलते हैं. और अगर आप अच्छी तरीके से सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं एनालिसिस को, तो जब ऐसे एडिटोरियल्स आपके सामने आएंगे तो बहुत सारी चीजों के बारे में ऑलरेडी आपको पता होगा. इसका मतलब है कि आपका जो बेस है वो एकदम तैयार होने लगा है, राइट. इट इज बिल्डिंग योर कैपेसिटी. इसके अलावा यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे आपने देखा मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी, यहाँ पे दिया गया 6 मेंबर MPC, ये यहाँ पे नहीं दिया गया है, राइट. ऑफ कोर्स बिकॉज हिंदू सिर्फ सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट को ध्यान में रखते हुए एडिटोरियल्स नहीं बनाता है, वो तो यूपीएससी की पैटर्न है कि एडिटोरियल्स और ऐसी चीजों में से वो क्वेश्चंस पूछती है आपको. प्रोजेक्टेड द सेकंड सक्सेसिव डाउनग्रेड रिवीजन ऑफ, जो जीडीपी है वो पहले प्रोजेक्ट की गई थी नवंबर डिमोनेटाइजेशन से पहले कि इट वुड बी एट 7.6, फिर बाद में 7.1, और अब जो आरबीआई का फोरकास्ट है वो है कि जीडीपी का ग्रोथ 6.9% होगा, राइट. दिस इज व्हाट दिस लाइंस आर ट्राइंग टू टेल यू. मूविंग ऑन, वी आर गोइंग टू बी बिट क्विक हियर, राइट. मैं फटाफट चीजों को लेकर चल रहा हूं फ्रेंड्स, क्योंकि ऑलरेडी 22 मिनट्स हो गई है. नाउ इन रेस्ट अनदर 20 मिनट्स आई हैव टू गो थ्रू ऑल द इंपॉर्टेंट बिट्स एंड पीसेस ऑफ दिस आर्टिकल. So outlook for inflation, international uncertainty. What is international uncertainty? क्या चल रहा है internationally? Who is going to help you with connecting the dots of international uncertainty? Google में आप टाइप करके लिखिए what is international uncertainty of February 2017. क्या आपको easily answers मिलेंगे उसमें से? Do you have time to read 20, 40, 30 आर्टिकल्स? बड़े बड़े आर्टिकल्स पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा अच्छा ये 3 चीज के हिसाब से इंटरनेशनल अनसर्टेनिटी हो रही है. या फिर आप एवरीडे करंट अफेयर्स एनालिसिस को समझे सुने, उसमें की गई चर्चाओं को ध्यान से सुने, और मेनी ऑफ यू आई एम श्योर, राइट, कि आपको पता होगा इंटरनेशनल अनसर्टेनिटी के बारे में भी हमने बात की है, तो आपको अभी ये सुनकर भी, ये पढ़कर भी पता चल गया होगा दैट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. Then flag the risks that global inflation, strengthening of US dollar pose to domestic price gain. US डॉलर की प्राइस जब स्ट्रेंथ होती है रुपीस के सामने में, तो इसकी इम्पैक्ट क्या होती है? क्या आपको पता है इसके बारे में, राइट? और अगर आपको पता है, नहीं पता है, राइट, तो कई बार मैं आपको बताता हूँ डियर फ्रेंड्स कि ये चीज स्पेशल वीडियो लेक्चर अवेलेबल है. आप देखिए यूट्यूब चैनल में जाइए हमारी और देखिए, उसमें लेक्चर आपको एक डॉलर और रुपी का जो पिक्चर है वो मिलेगा. उस लेक्चर को क्लिक कीजिए और सुनिए कितनी इजीली मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेट किया है कि ये कैसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स को इंपैक्ट करती है. फिर फ्यूल कॉस्ट, राइट, यहाँ पे दिया गया है क्रूड ऑयल हार्डनिंग, इंटरनेशनल क्रूड ऑयल, बेस मेटल प्राइसेस, ये दोनों चीजों के बारे में हमने चर्चा की थी. एक्सचेंज रेट वोलेटिलिटी, ये यहाँ पे कवर कर लिया गया है स्पेशल वीडियो लेक्चर में. फिर बेसलाइन इन्फ्लेशन 4.5% to 5%, ये सारी चीजें दी गई है. तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जिसका बेसिक्स, जिसकी ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, उनके लिए तो ये एडिटोरियल मोर देन इनफ है, राइट. ये पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजों के बारे में आपको पता चल जाएगा. लेकिन देखा ना आपने कैसे, that all these things, for all these things you need a good base. अगर आपके पास गुड बेस है, राइट,
तो आपको ये समझ में आ जाएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन अगर नहीं है, राइट, एंड इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट इट एज वेल, देन आई एम हियर टू सॉर्ट दैट आउट फॉर यू। अब आगे बढ़ते हैं अपने एडिटोरियल दिस आर्टिकल के ऊपर। इंट्रोडक्शन। मॉनिटरी कमिटी ऑफ 6 मेंबर विच इज हेडेड बाय आरबीआई गवर्नर। ये जो मॉनिटरी पॉलिसी है वो डिसाइड करती है मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी, जो जिसमें 6 मेंबर्स है और इसमें वोटिंग सिस्टम चलती है। अगर कोई टाई होता है इसमें तो जो आरबीआई गवर्नर है उनका जो वोट है वो माना जाता है। तो फाइनल डिसीजन मेकर इज आरबीआई गवर्नर। नाउ आरबीआई हैज शिफ्टेड फ्रॉम accommodative stance टुवर्ड्स न्यूट्रल स्टैंस। चलिए फटाफट समझते हैं कि न्यूट्रल और accommodative स्टैंस के बीच में डिफरेंस क्या होता है आरबीआई के कॉन्टेक्स्ट में। न्यूट्रल स्टैंस का मतलब ये है फ्रेंड्स, एकदम सिंपल अगर लैंग्वेज में हम समझने की कोशिश करें तो जब आप मोटरसाइकिल या कार चलाते हो, राइट, और समझ लीजिए कि आप 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हो, तो आप ना तो स्पीड बढ़ा रहे हो ना स्पीड कम कर रहे हो। और जब पॉलिसी रेट्स, जब रेट्स के साथ गवर्नमेंट या आरबीआई जब ये करती है तो उसको कहते हैं कि न्यूट्रल स्टैंस रखा है। ना ही उन्होंने जो रेट्स हैं, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, वो बढ़ाए हैं, ना ही उन्होंने डाउन किए हैं, तो इसको कहते हैं न्यूट्रल स्टैंस। और एकोमोडेटिव स्टैंस का मतलब क्या है कि आप एक्सेलरेशन, राइट, आप कार लेकर जा रहे हो, आप उसके जो एक्सेलरेशन है उसको पेडल कर रहे हो, तो उसकी स्पीड बढ़ा रहे हो। और आरबीआई के कंटेक्स्ट में देखें देन व्हाट इट इज डूइंग इज दैट व्हेन द ग्रोथ इज स्लोइंग डाउन, राइट, जब ग्रोथ स्लो डाउन होता है इकोनॉमी में, देन आरबीआई विल एक्सपांड द ओवरऑल सप्लाई ऑफ मनी। It wants, in accommodative stance, it wants to inject or it wants to supply more money in the market. जब मनी सप्लाई होती है, जब आपके पास मनी इजीली अवेलेबल होती है, एक छोटा एग्जांपल भी है, डे टू डे लाइफ का एग्जांपल, इफ यू हैव 100 रुपीज इन योर पॉकेट, राइट, देन यू वुड बी वेरी कॉशियस of spending that 100 rupees, isn't it? But if you have 500 or 3000 rupees in your pocket, then 100 रुपए आप कहां पे खर्च कर डालोगे आपको पता भी नहीं चलेगा, isn't it? Because you have a lot of money in your pocket, right? Lot of means in the sense कि आपके पास 100 रुपए के कंपैरिजन में 30 टाइम्स ज्यादा पैसे हैं आपकी जेब में। then you are going to spend 50, 20, 50, 100, 500 rupees here and there, और शाम को आपको पता चलेगा अरे बाप रे 1500 रुपए खर्च कर दिए। लेकिन जब 100 रुपए है, राइट, देन यू वुड बी वेरी कॉशियस इन स्पेंडिंग। तो जब स्लो डाउन होती है ग्रोथ, व्हेन ग्रोथ इज स्लोइंग डाउन, द आरबीआई विल सप्लाई मनी इन द मार्केट, एंड व्हेन द मनी इज सप्लाइड, इट इज बिलीव्ड और इट इज टेकन दैट ये लोअर रेट से जब मनी सप्लाई की जाती है तो लोग मनी बोरो करेंगे, और मनी बोरो करने के बाद ये स्पेंड करेंगे, और जब मनी स्पेंड करेंगे तो ओवरऑल इकोनॉमी बूस्ट होगी। इजी टू अंडरस्टैंड, इजंट इट? समझ लीजिए कि आपने 100 रुपए खर्च किए कहीं पे, राइट, तो वो 100 रुपए जो आपने खर्च किए, तो वो जिस जगह पर आपने खर्च किए तो वो भी अपने सप्लायर को पेमेंट देगा और अपना प्रॉफिट निकालेगा। अगर शाम तक उसके पास भी 100 रुपए हैं तो वो भी कुछ चीजें खरीदने निकलेगा, राइट। एंड ऑफ द डे कभी कभी हम एट सम पॉइंट ऑफ टाइम हम कंज्यूमर होते हैं और सम पॉइंट ऑफ टाइम हम ट्रेडर होते हैं, राइट। कई बार हम माल बेचते हैं और कई बार हम माल खरीदने जाते हैं। तो एवरीवन इज बेसिकली ए सेलर एंड ट्रेडर, राइट। तो इससे जो पूरी इकोनॉमी है उसमें एक मोशन मिल जाता है, इसको बूस्ट मिल जाती है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रल स्टैंस एंड accommodative स्टैंस। द अदर थिंग इज के जो एमपीसी है, मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी, इज बीइंग वेरी कॉशियस एज इट वांट्स टू प्ले सेफ, राइट। ये बहुत ही कॉशियसली चल रही है। क्यों कॉशियसली चल रही है, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन उठना ही चाहिए, और अगर वो पॉपअप हुआ है ये क्वेश्चंस, देन डोंट वरी, आगे हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। It has not changed repo rate and reverse repo rate as RBI has maintained a status quo, right? तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि जो रेट्स है they are kept completely unchanged। तो इसको आप
न्यूट्रल स्टैंस कह सकते हैं, isn't it? And the market is running bit slow. ये भी आपने न्यूज में पढ़ा होगा कि मार्केट इज स्लो एट द मोमेंट एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू टेक मोमेंटम वेरी सून. मार्केट क्यों स्लो चल रहा है? Why is the market slow? What is the biggest thing that shook India, financially speaking or economically speaking? Demonetization, isn't it? Moving on. Now how RBI is playing? ये सारे शब्द मेरे ही हैं फ्रेंड्स, राइट? ये RBI क्या कर रहा है, कौन सी गेम प्ले कर रहा है? Now the momentum will pick up. अब ये मोमेंटम पिकअप होगा बिकॉज जो मोमेंटम की बात, जो इकोनॉमी है वो पिकअप होगी. उसका रीजन ये है कि जो 24,000 की जो लिमिट थी विड्रॉवल की, वो अब रेज कर दी है. मैं सेविंग अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ. 50,000 रुपीज. करंट अकाउंट्स और दूसरे अकाउंट्स की तो लिमिट्स हटा दी है, लेकिन सेविंग अकाउंट की जो लिमिट थी वो 24,000 से अब कर दी गई है 50,000. एंड फॉर सेविंग अकाउंट आफ्टर 30th March there will be no limits for withdrawal. अब आप पूछ रहे थे ना अभी, some of you were asking me read between the lines, right? आप ही बताइए इसका read between the lines क्या होगा? आरबीआई ने मनी की जो सप्लाई है, राइट, वो सप्लाई अपने रेपो रेट कम करके नहीं की, लेकिन उसने क्या किया है, उसने जो विड्रॉवल लिमिट है वो रेज कर दी है, जिससे कि मार्केट में मनी फ्लो होने लगे. सी द वे आरबीआई इज हैंडलिंग दिस सिचुएशन. इजंट इट ब्यूटीफुल? कि रेपो रेट मत कम कीजिए, जस्ट डू इट, रेज द लिमिट ऑफ विड्रॉवल, और अपने आप पैसे मार्केट में घूमना शुरू हो जाएगा. सो देयर विल बी more money coming into the market, and this is a positive side, and that was needed because due to demonetization there was a restrictive money supply situation in the market. ये बहुत ही easy to understand है. demonetization के हिसाब से मार्केट में मनी सप्लाई restrictive हो गई थी, isn't it? But now after raising this bar and after 30th March it would be back to normal. So this will create better condition for small scale industry to pick up. 31st December 2016 को जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नेशन को एड्रेस किया था, तो उसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो लेक्चर मैंने प्रोवाइड करके आपको दिया है. And the reason why I am mentioning and interlinking all these video lectures is because मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ फ्रेंड्स, कि जो चीजें आपको प्रोवाइड की जाती है वो हाई क्वालिटी की है, राइट? ये मैं चिल्ला के इसीलिए बता रहा हूं ताकि आपको भरोसा हो इसके ऊपर, क्योंकि बहुत सारे मिथ एसोसिएटेड हैं इसके साथ. ये इतनी चीजें डिफिकल्ट, मुझे तो ये डिफिकल्ट लग ही नहीं रही. हाँ, एक टाइम ऐसा था जब मैं सिविल सर्विसेज के बारे में ये जब मैंने पूरी रिसर्च करना शुरू की, तब मुझे पता चला कि बाप रे, ये तो बहुत बड़ी डिफिकल्ट चीज़ है. लेकिन जैसे जैसे मैं इसको समझने लगा और इसकी पूरी पैटर्न को जब मैंने समझ लिया, तब मुझे पता चला इतनी कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं होती इसमें. बहुत ही सिंपल चीज़ें होती है. थिंग्स आर वेरी सिंपल. और इतनी ज़्यादा चीज़ें अगर कॉम्प्लिकेटेड हो, देन इट इज़ नॉट पॉसिबल इन वन जन्म फॉर यू टू डू एंड कवर ऑल दिस थिंग्स. सो इट विल क्रिएट. तो मैंने कहा था 31st उस प्राइम मिनिस्टर का एनालिसिस जब वीडियो का किया था, देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई टोल्ड यू कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है वो पूरी की पूरी किसके ऊपर चलती है? कैश के ऊपर, isn't it? वो एक स्मॉल इंडस्ट्री कैश के ऊपर चलती है. और स्मॉल माइक्रो मीडियम, राइट, MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस कितने हैं हमारे देश में? टोटल जो इंडस्ट्री है, राइट, उसमें से नियरली 95% MSME है. मीडियम, स्मॉल and micro. MS micro for M, S for small, M for medium, MSME. और ये हमने कब बात की थी? 2-3 दिन पहले, when we were analyzing the budget. कि बजट में 30% टैक्स था, वो 25% क्यों कर दिया और उसके बेनिफिट्स क्या होंगे, राइट? रिमेंबर, देखिए कैसे चीजें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है. इसी को ही कनेक्ट द डॉट्स कहते हैं. Moving on.
स्मॉल बिजनेसेस आर हेवीली डिपेंडेंट ऑन कैश, इसके बारे में बात कर ली है, तो मूविंग ऑन, व्हाई इट इज बीइंग कॉशियस। नाउ द क्वेश्चन इज, यहाँ पे हमने बात की थी, राइट, यहाँ पे आई टोल्ड यू दैट एमपीसी इज बीइंग वेरी कॉशियस, सो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई इट इज बीइंग कॉशियस। Certain pockets of industry were expecting that the rate of interest would be lowered and more borrowings in the market would be available. ऐसा projection किया जा रहा था, ऐसा expect किया जा रहा था, not projection but it was expected that the RBI will lower down the rates, but it has not done this thing, and of course अगर rate lower होता तो we would have find some sort of stimulus, थोड़ा इसकी stimulative effect होती इसके ऊपर, राइट। वो नहीं होता कि आप एक छोटा सा डोज अगर आपको मिल जाए तो आपको थोड़ा पावर मिल जाएगा, you will feel bit more healthy when you are down, राइट। तो ऐसी थोड़ी इम्पैक्ट इसके ऊपर हो सकती है अगर 25 बेसिस पॉइंट का कट होता तो, but RBI has taken a cautious approach. Now this can be linked to global situation because there is a lot of uncertainty out there. ये द हिंदू में भी दिया गया था और मैंने जानबूझकर ये यहाँ पे लिखा है। क्या है ग्लोबल अनसर्टेनिटीज? वन इज अमेरिका के अंदर नई रेजीम ने टेक ओवर किया है। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं अमेरिका में, और इंटरनेशनल ग्लोबल पेजेस न्यूज़पेपर के खोले तो एक दिन ऐसा नहीं होगा जब ट्रंप के ऊपर कोई ना कोई न्यूज़ ना हो। हाल ही में H1B वीज़ा के ऊपर भी आपको एक आर्टिकल प्रोवाइड किया गया है, स्पेशल आर्टिकल, और हमारी साइट में है, सब्सक्राइबर्स ने देखा ही होगा वो, आई एम श्योर, राइट। अभी मुझे उसके बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है आपकी ओर से, आई हैवंट गॉट एनी फीडबैक रिगार्डिंग दैट आर्टिकल, बट आई एम श्योर मेनी ऑफ यू माइट हैव गॉन थ्रू इट। तो मिस्टर ट्रंप है वो क्या कर रहे हैं अमेरिका में, राइट, H1B वीजा के ऊपर रेस्ट्रिक्शन, तो वी आर वॉचिंग इट, हम देख रहे हैं, एंड वी हैव टू सेटल डाउन आवर ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड यूएस। अब नई रेजिम आई है, तो जैसे यूपीए थी तो उस टाइम पे जैसे चीजें चल रही थी, नाउ आफ्टर नरेंद्र मोदी जब आ गए हैं सेंटर में, तो वी आर ऑल सीइंग के जबरदस्त चेंजेस हो रहे हैं, इज़ इट? तो जब भारत में रेजिम चेंज हुई थी तो उस टाइम पे सभी देशों ने कॉशियस स्टेप लेना शुरू किया था। वो देख रहे थे कि भाई मोदी साहब आकर करने क्या वाले हैं, तो ये क्लैरिटी एक दो दिन में नहीं पता चलती, थोड़े टाइम के बाद पता चलती है। तो सेम थिंग इज एप्लीकेबल हियर एज वेल। इंडिया भी वेट एंड वॉच कर रहा है, इट इज वेटिंग एंड वॉचिंग दैट हाउ दिस होल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मिस्टर ट्रंप इज गोइंग टू वर्क। एंड ऑफ कोर्स पॉजिटिव नोट से शुरू हुई है ये न्यू रेजिम। व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया एंड यूएसए, मैंने बात भी की थी कि उनका फोन कॉल आया था नरेंद्र मोदी साहब के ऊपर, एंड सो फार थिंग्स आर लुकिंग क्वाइट पॉजिटिव, बट स्टिल वी हैव टू वेट एंड वॉच। व्हेन आई से वी, आई मीन इंडिया हैज टू वेट एंड वॉच। फिर यूएसए है जिसके फेड रिजर्व है, वहां की जो बैंक है सेंट्रल बैंक, राइट, उन्होंने अपने जो लेंडिंग रेट है वो अनचेंज रखे लास्ट वीक में, बिकॉज वी आर लिविंग इन ए हाईली इंटीग्रेटेड वर्ल्ड। देखिए क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल यूएसए जो एक डेवलप्ड इकोनॉमी है, वहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमसे अच्छा है, करप्शन नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वहाँ की जो कंपनी है वो पूरी दुनिया में फैली हुई है, और अगर वहाँ की जो इंटरेस्ट रेट है, राइट, अगर से फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रेट वहाँ की जो बैंक है वो बढ़ाती है, इफ इट राइजेस द ये जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है तो उसकी जो लोअर बैंक है वो भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी, isn't it? तो अगर आप से फॉर एग्जांपल इंग्लैंड के एक व्यक्ति है और आपने इंग्लैंड से इंडिया में इन्वेस्ट किया है कि भाई मोदी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेट्स इन्वेस्ट इन इंडिया, लेकिन नाउ यू आर सीइंग दैट यार इंडिया में जब मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं देन आई एम गेटिंग 5%, राइट, लेकिन इफ आई एम इन्वेस्टिंग इन यूएसए नाउ, क्योंकि यूएसए ने रेट बढ़ा दिए हैं डिपॉजिट के और लेंडिंग के, राइट, तो इफ आई गिव मनी, इफ आई इन्वेस्ट माई मनी इन दिस मार्केट या उसकी बैंक में अगर मैं डिपॉजिट करूं देन आई विल गेट मोर इंटरेस्ट। तो क्या होगा, जितना भी इन्वेस्टमेंट है वो चला जाएगा भारत के बाहर और इट विल गो टुवर्ड्स यूएसए। तो ये फेडरल रिजर्व की भी राख देखनी होती है हमें बिकॉज ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ द वर्ल्ड। ऑयल सिचुएशन की अनसर्टेनिटी,
ओपेक जो कंट्रीज हैं, राइट, ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन जो है, तो उनके बीच में जब मीटिंग हुई थी थोड़े टाइम पहले, जिसके बारे में हमने चर्चा की थी, तब ये जो दो ग्रुप है, ओपेक एंड नॉन ओपेक, राइट, नॉन ओपेक ग्रुप एंड ओपेक ग्रुप, जनरली स्पीकिंग अरेबिक कंट्रीज और दूसरे कंट्रीज जो रशिया एक्सेट्रा वो कंट्रीज है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि भाई हम सप्लाई को कट डाउन करेंगे। और डिमांड एंड सप्लाई के बारे में भी हमने कई बार बात की है। ऑयल की प्राइसेस डाउन इसलिए है क्योंकि ग्लोबल स्लो डाउन है। अगर ग्लोबल स्लो डाउन है, जिसका मतलब सिंपल भाषा में आप समझे तो ये है कि भाई यूरोप में रिसेशन का माहौल चल रहा है, स्लो डाउन का माहौल चल रहा है, तो ऑफ कोर्स इतने ज्यादा लोग इतने ज्यादा पैसे खर्च नहीं करेंगे, राइट। इफ द पीपल आर नॉट स्पेंडिंग मनी, तो ये हो जाएगा कि वहाँ की जो पूरी की पूरी इकोनॉमी की जो साइकिल है वो थोड़ी स्लो डाउन हो जाएगी। लोग खर्च कम करेंगे, जैसे कि हमने पहले बात की, जब लोग खर्च ज्यादा करते हैं तो पूरी साइकिल को बूस्ट मिलती है। इसी तरह से अब आप खर्च कम करेंगे। पहले आप 100 रुपये खर्च करते थे, अब आप 50 रुपये ही खर्च करते हैं, क्योंकि जो अननेसेसरी आइटम है आप उसको अवॉइड कर रहे हैं। तो उसकी जो रिपल इफेक्ट आएगी वो पूरी इकोनॉमी को धीरे 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 कर अपने आप में ले लेगी, isn't it? तो ट्रांसपोर्टेशन भी कम हो जाएगा, क्योंकि अब प्रोडक्ट्स की डिमांड नहीं है, तो ट्रांसपोर्ट कम हो गया, तो अब ऑयल की उतनी ज़रूरत नहीं थी। पहले आपके ट्रक में 10 लीटर डीजल आप यूज़ करते थे, नाउ यू आर नॉट यूजिंग दैट मच, यू आर यूजिंग 4 लीटर। तो पेट्रोल पंप्स भी कम पेट्रोल मंगवाएंगे, तो इसकी डिमांड जो है वो फॉल हुई, लेकिन सप्लाई सेम रही, तो इसकी जो प्राइस है, राइट, सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो डेफिनेटली प्राइसेस विल कम डाउन, isn't it? लेकिन अब ये सप्लाई कट करने की बात कर रहे हैं, तो द प्राइस विल कम अप, इट विल ट्राई टू मैच डिमांड, राइट, इक्विलिब्रियम करने की कोशिश, तो प्राइसेस अप होगी पेट्रोल की। और जब पेट्रोल की या ऑयल की प्राइसेस कम होती है, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पेट्रोल, डीजल, गैस, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, राइट। जस्ट ऑयल को समझ लीजिए कि ऑयल की प्राइसेस जब अप होती है तो सारी चीज़ों के ऊपर इम्पैक्ट होता है, और इंडिया तो इम्पोर्ट ही करता है ऑयल, राइट। हम इतना ज़्यादा तो ऑयल प्रोड्यूस नहीं करते हैं, थोड़े बहुत ऑयल रिजर्व है, ये मुंबई हाई है, वहाँ पे हम निकालते हैं तेल, लेकिन इतना तो नहीं है कि पूरे भारत को हम इससे चला सके। सो वी आर हेविली डिपेंडेंट ऑन आवर एनर्जी, और अगर ऑयल प्राइसेस में अप डाउन होता है तो इट विल इम्पैक्ट कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस अप जाएगी, तो इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, सारी चीज़ों के अंदर महंगाई आपको दिखाई देगी। Very simple to understand. Oil prices going up, it will jack up prices of all the products and services in our economy. That is basically what we call inflation. Moving on. So to keep a balance, RBI has increased the withdrawal limit. ये बैलेंस को मेंटेन करने के लिए RBI ने withdrawal limit को withdrawal limit को बढ़ा दिया. They have liberalized it because the small scale industries were feeling the adverse impact of demonetization, as we have already talked about, that they are functioning highly, or they are dependent on cash. I'm sorry friends, I can see it's nearly 43 minutes, but rest assured within next 5 to 10 minutes max we will sort this lecture out, right? So this will help pick up growth. जब इस मनी फ्लो शुरू हो जाएगा, कैश का फ्लो शुरू हो जाएगा, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का जो ग्रोथ है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, एंड बिकॉज मैक्सिमम पीपल आर एसोसिएटेड विद दिस इंडस्ट्री, तो इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलेगी। ऑन द अदर साइड, आरबीआई हैज टू कीप इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल अपार्ट फ्रॉम इंक्रीजिंग और अपार्ट फ्रॉम लुकिंग आफ्टर इंक्रीज इन ग्रोथ रेट। और जब आप रेपो रेट कम नहीं करते हो, देन यू आर कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन एज वेल। इसके ऊपर डिमांड एंड सप्लाई को लागू करके देखिए डियर फ्रेंड्स। रेपो रेट आपने रखा वहीं का वहीं रखा है, तो आप इससे इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल कर सकते हो? पैसे जो हैं, अगर चीज़ों की जो अगर आपको पैसे इजीली मिल रहे हैं तो पैसे की वैल्यू कम होगी। ज़्यादा पैसे हैं, प्रोडक्ट्स लिमिटेड है, तो आप क्या करोगे? यू वुड बी रेडी टू पे हायर प्राइसेस, तो इससे भी इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। लेकिन रेपो रेट आप लिमिटेड रखते हो, देन व्हाट यू आर टारगेटिंग इज यू जस्ट वांट टू रिवाइव स्मॉल स्केल इंडस्ट्री
एंड यू डोंट वांट टू प्ले विथ इन्फ्लेशन, तो रेपो रेट चेंज नहीं किया। डिमांड एंड सप्लाई के इसके ऊपर लगाकर सोचिए फ्रेंड्स, आपका जो ये पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, आई गारंटी दैट। बैलेंस इज मेंटेन्ड इन दिसंबर, RBI has projected the headline inflation at 5% in the fourth quarter of 2016-17। ये जो 2017-18 ईयर है, तो इसमें फर्स्ट हाफ जो है पहले 6 महीने में इन्फ्लेशन 4 to 4.5 एंड बाकी के 6 महीने में 4.5 to 5% रहने वाला है, ऐसा प्रोजेक्ट किया जाता है। इसको भी आप उसके साथ जोड़कर देख लीजिएगा फ्रेंड्स, डिमांड एंड सप्लाई के साथ। ग्रोथ प्रोजेक्शन, जीडीपी का ग्रोथ जो पहले 7.6, उसके बाद डिमोनेटाइजेशन से पहले 7.6 जो आज के हिंदू में भी दिया गया है, तो 7.6 था, अब उसको फिर घटाकर 7.1 और नाउ आरबीआई इज सेइंग दैट ये 6.9 होगा। और इसका जो मेन रीजन है वो डिमोनेटाइजेशन है, बिकॉज बोथ बजट एज वेल एज इकोनॉमिक सर्वे हैज एक्सेप्टेड दैट ड्यू टू डिमोनेटाइजेशन the growth of small scale industry and to some extent service sector has been impacted by it because they are dependent on cash। तो उसके हिसाब से of course GDP थोड़ा गिरी है and it was गवर्नमेंट को पता ही था कि इसकी शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट ये होगी, नो डाउट। मोदी साहब ने जो कहा वो सही ही है कि इसकी शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट तो होने ही वाली थी, वो एक कैलकुलेटेड रिस्क था जो इन्होंने लिया, क्योंकि डिमोनेटाइजेशन ने बेसिकली जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें एक स्पीड ब्रेकर का एक काम किया है। इसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी में जो बैंक से जुड़ी हुई चीज है वो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, राइट। आरबीआई हैज टेकन लॉट्स ऑफ हेल्थी स्टेप्स टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ आवर बैंक्स। लॉट ऑफ आवर बैंक्स आर फेसिंग डेब्ट प्रॉब्लम, जिसके बारे में हमने आज भी डेली करंट अफेयर्स में चर्चा की थी। दैट 24 कंपनीज अकाउंट फॉर 2/3 ऑफ डॉजी डेब्ट विद बैंक्स and rising NPAs are largely responsible for poor investment growth। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने पारा के बारे में सजेशन दिया है, recommended to setting up पारा पब्लिक सेक्टर एसेट रिहेबिलिटेशन एजेंसी, राइट। NPAs ज्यादा होने के हिसाब से बैंक के पास इतने पैसा नहीं है कि वो कम दाम पे लैंड कर सके, क्योंकि उनके पैसे फंसे हुए हैं, ज्यादातर पैसे बड़ी बड़ी कंपनियों में फंसे हुए हैं, राइट। तो इसके बारे में हमने चर्चा की थी, सो आई एम नॉट गोइंग टू मच इनटू डिटेल रिगार्डिंग दिस थिंग। तो यहाँ तक रखते हैं डियर फ्रेंड्स, बाकी की चीज़ें बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है। आई कीप इट टिल हियर। आई एम श्योर आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चल गया होगा। आप खुद इस वीडियो को जब गारंटी के जब दूसरी बार सुनेंगे, इसकी जो नोट्स है वो डाउनलोड करके इसको ध्यान से पढ़ेंगे, तो नियरली ये 50 मिनट का वीडियो हो गया है। ये नियरली 50 मिनट के वीडियो के ऊपर से आप तकरीबन 10-15 घंटे की जो पढ़ाई होती है, जो समझ से आप पढ़ते हैं, वो आपका काम ये 50 मिनट्स में कर देगा। और इसके बाद जब आप इन्फ्लेशन के ऊपर, आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसके ऊपर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ऑयल प्राइसेस का इम्पैक्ट, राइट, ग्लोबल अनसर्टेनिटी, जियोपॉलिटिक्स क्या कर रहा है, सेविंग अकाउंट्स की लिमिट्स के न्यूज़ के बारे में तो आपने सुना होगा कि सेविंग अकाउंट की लिमिट्स बढ़ा दी है, लेकिन उसकी जो इम्पैक्ट है इकोनॉमी के ऊपर वो क्या होगी, ये सारी चीज़ें जब फ्यूचर में भी आपके सामने आएगी, आई एम श्योर ये लेक्चर्स में की गई बातें आपके दिमाग में एक पिक्चर, एक बड़ा पिक्चर के रूप में आ जाएगी और सारी चीज़ों को आप आसानी से समझ सकेंगे। यही विश्वास के साथ मैंने ये लेक्चर को बनाया था, यही विश्वास के साथ मैंने इसको प्रेजेंट किया है। और आप देख सकते हैं कि इसके पीछे एक मेहनत छुपी हुई है। तो प्लीज़ अगर आप उस मेहनत को रिस्पेक्ट करते हैं, देन एटलीस्ट प्रोवाइड मी योर फीडबैक कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। मैं ये भी मानता हूँ डियर फ्रेंड्स कि टाइम का ऐसा कोई रिलेशन नहीं होता है। अगर हम कोई चीज़ें समझने के लिए बैठते हैं तो फिर 30 मिनट्स, 45 मिनट्स, 50 मिनट्स ये चीज़ें मायने नहीं रखती। कोई भी चीज़ें अगर आपको इंटरेस्टिंग लगती है, अगर आप कोई भी मूवी देखने जाते हो, देन यू आर नॉट काउंटिंग द क्लॉक, इजंट इट। आप ये नहीं देखते कि यार अभी 2.5 घंटे हुए, अभी 15 मिनट का पिक्चर बाकी है। यू आर एंगेज विथ इट बिकॉज आपको वो चीज़ें पसंद आ रही है और आपको पसंद वही चीज़ें आती है जो आपका माइंड या फिर आपको उस रास्ते में जाना है
राइट, तो वो चीज़ें आपको नेचुरली पसंद ही आती है. So I'm not talking too much, dear friends. I'll keep it till here. Do not forget to subscribe our YouTube channel. Do not forget to turn on that notification bell. अगर आपने ये दोनों चीज़ें कर दी हैं, then I would request कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स, तो लाइक बटन के साथ साथ आप प्लीज़ इस वीडियो को अपने जो सोशल ग्रुप है, व्हाट्सएप का ग्रुप है सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन का, या फिर फेसबुक पे, तो आप इसको शेयर कीजिए और देखिए कि लोगों की प्रतिक्रिया क्या आ रही है. क्या आप गलत हैं या आप जो सोच रहे हैं वो सही है, इवेल्युएट कीजिए. यू कैन फॉलो अस ऑन फेसबुक, ट्विटर एंड व्हाट्सएप एज वेल. व्हाट्सएप का नंबर हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है. एंड इफ यू वांट टू सब्सक्राइब आवर सर्विसेज, राइट, दिस आर आवर सर्विसेज, जिसमें आपको ऐसे स्पेशल वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस है वो मिलेगा, उसकी नोट्स मिलेगी, पीडीएफ फॉर्मेट में आप डाउनलोड कर सकेंगे, सेव कर सकेंगे, और इसके अलावा भी बहुत सारे आर्टिकल्स आपको मिलेंगे, ऐसे ही स्पेशली कस्टमाइज्ड आर्टिकल्स, राइट, कॉपी पेस्ट आर्टिकल नहीं, कस्टमाइज्ड आर्टिकल्स आपको मिलेंगे. ये सारी चीज़ें आपको 3000 रुपीज़ पर ईयर के हिसाब से मिलेगी, राइट, 3000 रुपीज़ पर ईयर. इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है. इसके अलावा आपको MCQs भी मिलेंगे, इसके अलावा आपको मेंस का आंसर राइटिंग क्वेश्चन के चैलेंजेस मिलेंगे, आपको सपोर्ट भी मिलेगा, गाइडेंस भी मिलेगा. ये सारी चीज़ें only for rupees 3000, right? So I'll keep it till here. I'll see you all soon. I hope you have thoroughly enjoyed this lecture. I myself, I have enjoyed this lecture a lot. आपसे बात कर हमेशा मज़ा ही आता है friends. I'll see you all soon. Enjoy your studies. Be positive. Take care. Goodbye.